हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में। मैं अब यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, किस तरह से हमें उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कहाँ कहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिपरेशन के दौरान किन का ध्यान रखना चाहिए, एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पर मैं काफ़ी सारे लेक्चर सब बनाने वाला हूँ। तो ये उस सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप जीपेट दे रहे हो, यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एसएससी दे रहे हो, गेट दे रहे हो, कोई भी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो आप या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो उन एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या हम मिस्टेक्स करते हैं, तो यहाँ पर 5 बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं उन्हीं को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है, पहली मिस्टेक बच्चा क्या करता है कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसे ये पता करना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। तो उसे पूरा सिलेबस देखना है। तो यहाँ पर बच्चा करता क्या है, उसे पता ही नहीं होता कि उसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक की उसे तैयारी करनी है। तो यहाँ वो सारा सिलेबस देखता है और सारे सिलेबस की तैयारी करने लग जाता है। तो पहले उसे ये पता करना है कि उसे कौन से टॉपिक की तैयारी करनी है। वो टॉपिक जिनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स की पहले तैयारी करनी है। अगर बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कौन से टॉपिक में से पिछले 5 सालों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हो सकता है कि वो बच्चा उस टॉपिक को बहुत ढंग से ना पढ़े। जबकि अगर बच्चे को पता होगा कि इन टॉपिक्स में से जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन टॉपिक्स की उसे पहले प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जितना सिलेबस होता है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। कुछ 70% पूरा करते हैं, कुछ 80%, कुछ 90%, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100% सिलेबस पूरा करते हैं। बट जो 60 to 70% सिलेबस पूरा करते हैं, अगर उनमें वो टॉपिक इंक्लूड कर लेंगे जिनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में जो है प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आपने वो टॉपिक तो कर ही लिए हैं जिससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, पहली मिस्टेक ये ना करें कि आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप ना करें। दूसरी मिस्टेक जो बच्चा करता है वो प्रिपरेशन के दौरान क्या करना है, वो अपना टाइम टेबल नहीं बनाता। मतलब कि उसे किस तरह से प्रिपरेशन करना है उसका टाइम टेबल नहीं बनाता है। तो जनरली होता क्या है, सपोज करिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम फेब में है, तो फेब में एग्ज़ाम है, उसकी आप 10 महीने 12 महीने पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास, अगर हम 10 महीने का टाइम मान के चलें, तो आप अपनी तैयारी का पूरा टाइम टेबल बनाएं। आपका एक एक मिनट कीमती है, उस एक एक मिनट को आप जाया ना करें और अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि आपका 6 से 7 महीने में एक बार जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके पास में 3 से 4 महीने बचेंगे। अगर आप 11 महीने लेते हैं तो आपके पास 4 महीने बचेंगे, और 10 महीने लेते हैं तो आपके पास 3 महीने बचेंगे। उस रिमेनिंग 3 महीनों में आप अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करें। तो वो रिवीजन आपका कम से कम 2 से 3 बार हो जाना चाहिए। तो अगर आप जो है टाइम टेबल अपना बनाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सिलेबस भी पूरा कर पाएंगे। और अगर आपका 6-7 महीने में सिलेबस पूरा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको रिवाइज करने में मदद करेगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप टाइम टेबल बनाकर चलें, इससे क्या होगा, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है अगर टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आपकी जो सेकंड मिस्टेक हो रही है वो नहीं होगी। थर्ड मिस्टेक बच्चा क्या करता है, जनरली थर्ड मिस्टेक ये होती है, बच्चे MCQ जितने होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, मैं पूरा सिलेबस कर लूँ और फिर लास्ट में मैं MCQ करूँगा। तो होता क्या है कि वो जब लास्ट में MCQ करने बैठता है तो फर्स्ट चैप्टर पहले उसने बहुत पहले पढ़ा होता है, उसके क्वेश्चन अब कर रहा है, तो उसके माइंड में वो चीज़ें है ही नहीं। तो यहाँ करना क्या है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो उसके MCQ की प्रैक्टिस बच्चा रेगुलर करे। यहाँ MCQ कम से कम 100 से 150 MCQ, 100 to 150 MCQ उसे रेगुलर करने हैं। MCQ अगर बच्चा करेगा
तो उससे उसे ये पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, और एमसीक्यू करेगा तो उसको अपनी स्पीड का भी पता चलेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर एक चैप्टर आपका 2-3 दिन में पूरा होता है, तो अगर उसका आधा पोर्शन भी आपका पूरा होता है तो सेम डे आप एमसीक्यू करें। एमसीक्यू करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चे एमसीक्यू नहीं करते उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, तो एमसीक्यू करने की आप अपनी हैबिट ज़रूर डालें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन सही होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है मुझे आ रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा पॉइंट हो गया जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, बच्चे अपना रिवीजन ही पूरा नहीं करते। देखिए, रिवीजन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आपने जो एक बार पढ़ा है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। अगर मेमोराइज करेंगे उसको तो वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। क्लियर? तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 बार अगर आपका रिवीजन है तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो ये आपको बार बार रिवाइज करने से ही आपको याद होंगे। तो रिवीजन आप पूरा करिए। रिवीजन जितना टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसी का रिवीजन आप दोबारा करिए, और रिवीजन के लिए पूरा टाइम दीजिए। मतलब कि कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन अगर आपका होगा तो आपके आंसर्स अच्छे होंगे। कभी कभी ये होता है कि बच्चे ने जब चैप्टर पढ़ा है तब तो उसके एमसीक्यू करेक्ट हो गए, बट जब लास्ट में वो कर रहा है तो वही क्वेश्चन वो गलत कर रहा है। इसका वजह क्या है? क्योंकि उसने अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं किया है। वो फॉर्मूला भूल गया है, वो क्लासिफिकेशन भूल गया है, या उसको कुछ टॉपिक जो है उसको ऐसा लगा कि मुझे याद तो था पर अब एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन पूरा करना है। नेक्स्ट जो है वो ओवर रिवीजन भी है, या एक रिवीजन में टाइम ज़्यादा लगाना भी है। क्या होता है, बच्चे ने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद क्या कर रहा है, जब बच्चा सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहा है उसको, या फर्स्ट टाइम जब रिवाइज कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा, अगर बुक में उसने अंडरलाइन करी है, हाईलाइट किया है, तो वो पूरा सारा रिवाइज कर रहा है। तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगा रहा है और एक्स्ट्रा उसमें पढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसको रिवीजन अपने नोट्स बनाए, और नोट्स बनाकर जो है वो उसको अच्छे से रिवाइज करे। तो ओवर रिवीजन नहीं करना। ओवर रिवीजन से मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को बहुत पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, वो आपने जो बनाया है नोट्स या बुक में हाईलाइट जो किया है उसको ही रिवाइज करना है, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो वो टाइम आप किल ना करें, सेव करें और शॉर्ट रिवीजन करें और अच्छे से उसको याद करें। तो यहाँ पर ओवर रिवीजन का जो है मैंने मना किया है। साथ ही साथ जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे जो है केवल बुक से ही पढ़ते हैं और उसी में हाईलाइट करके तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ जो बच्चे जो नोट्स नहीं बनाते, तो ये उनकी जो बड़ी मिस्टेक है। उनको अपने नोट्स बनाने हैं, दूसरों के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। अपने नोट्स बनाने, अपने कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है, और शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब पूरा चैप्टर आपका 1 या 2 पेज में आपका समराइज हो जाए, ऐसे आपको नोट बनाए ताकि आपका रिवीजन फास्ट से फास्ट हो। तो ये 5 मिस्टेक मैंने आप लोगों को बताई। अगर इन 5 मिस्टेक को आप नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।